मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर और शोर से कर रहे होंगे। और एक बार फिर से मैं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो हम लोग श्रृंखला चला रहे थे हिंदी प्रैक्टिस सेट की, उसका आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 16वां प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और 25 में से आपको मिनिमम जो है वो कम से कम 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं। और आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि इतने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट हम सभी लोग लगाते हैं साथ में, और कितना स्कोर होता है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। स्टार्ट कर। तो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ए. उच्चतम न्यायालय की भाषा, बी. संघ की राजभाषा, सी. हिंदी के विकास के लिए निवेश, और डी. पत्राचार की भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हिंदी के विकास के लिए निवेश। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, हिंदी के विकास के लिए निवेश, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए. अकारांत, बी. अनुस्वार, सी. अंतस्थ, डी. अयोगवा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ वर्ण आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, बहादुर शब्द क्या है? ए. अरबी, बी. हिंदी, सी. फारसी, डी. तुर्की। तो ये जो बहादुर शब्द है ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए. ज्योत्सना, बी. ज्योत्सना, सी. ज्योतसना, डी. ज्योतिषना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना, इस टाइप से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान शब्द में प्रत्यय बताइए। हिंदुस्तान, ए. न, बी. उस्तान, सी. स्थान, डी. तान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, स्थान। हिंदू प्लस स्थान, यानी जो प्रत्यय है इसका वो स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए. सम प्लस तोष, बी. सम प्लस तोष, सी. सहा प्लस तोष, और डी. सन प्लस तोष। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सम प्लस तोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, कि इनमें कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब पहले ये जान लीजिए कि व्यक्तिवाचक है क्या। ठीक, किसी एक विशेष व्यक्ति का जो बोध कराएंगे शब्द वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे ए दिया है इन्होंने पहाड़, बी. आम, सी. यमुना, डी. गाय। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो सी है, यमुना। एक व्यक्ति विशेष की ओर इंगित किया जा रहा है, यमुना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अर्धविराम है? अर्धविराम कौन सा है? ए. इस टाइप से देखिए, बी, सी और डी आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। इसमें से आपको अर्धविराम चुनना है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो अर्धविराम है दोस्तों वो ए ऑप्शन में है आपका, इस टाइप से अर्धविराम लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किए हुए उपकार का फल ना मानने वाले को क्या कहते हैं? यानी जो उपकार आपने किया है और वो मानने वाला नहीं है, जो मानता नहीं उसे क्या कहते हैं? ए. दुर्जन, बी. दुराचारी, सी. कृतघ्न, और डी. कृतज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कृतघ्न होता है। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतघ्न कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, अल्पज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? ए. कृतज्ञ, बी. अभिज्ञ, सी. अवज्ञ, डी. सर्वज्ञ। तो अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान वाला, कुछ जानने वाला, और सर्वज्ञ सभी ज्ञानों, जिसके पास सर्वज्ञ संपूर्ण ज्ञान हो, वो हो गया आपका सर्वज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द हुआ डी ऑप्शन, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है?
देखिए पवन भी हवा का पर्यायवाची है, समीर भी है और अनिल भी है, और जो अनल है आपका ये अग्नि का पर्यायवाची है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 to 15 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर प्रश्न के जो उत्तर देने इसी गद्यांश के आधार पर देने हैं। पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखा है कि जैसे धृतराष्ट्र ने लौह निर्मित भीम को अपने अंक में भरकर चूर चूर कर दिया था, वैसे ही प्रायः पार्थिव व्यक्तित्व कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है। पर इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूं कि रविंद्र के प्रत्यक्ष प्रदर्शन ने मेरी कल्पना प्रतिमा को अधिक दीप्त सजीवता दी, उसे कहीं से खंडित नहीं किया। पर उस समय मन में कुतूहल का भाव ही अधिक था, जो जीवन के शैशव का प्रमाण है। दूसरी बार जब उन्हें शांति निकेतन में देखने का सुयोग प्राप्त हुआ, तब मैं अपना कर्म क्षेत्र चुन चुकी थी। वे अपनी मिट्टी की कुटी श्यामली में बैठे हुए ऐसे जान पड़े मानो काली मिट्टी में अपनी उज्जवल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्मा शिल्पी हो। तीसरी बार उन्हें रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में उपस्थित देखा। जीवन की संध्या बेला में शांति निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यत्नशील देखकर न कुतूहल हुआ न प्रसन्नता, केवल एक गंभीर विषाद की अनुभूति से हृदय भर आया। हिरण्य गर्भा धरती वाला हमारा देश भी कैसा विचित्र है, जहाँ जीवन शिल्प की वर्णमाला भी अज्ञात है। वहाँ वह साधनों का हिमालय खड़ा कर देता है, और जिसकी उंगलियों में सृजन स्वयं उतरकर पुकारता है, उसे साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वासित कर दिया जाता है। निर्माण की इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि शिल्पी और उपकरणों के बीच में आग्नेय रेखा खींचकर कहा कि कुछ नहीं बनता या सब कुछ बन चुका। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कि अंतिम बार टैगोर का दर्शन करने पर लेखिका को विषाद क्यों हुआ। ए, इसलिए कि टैगोर भीख मांगने पर मजबूर हुए। बी, इसलिए कि अच्छे कार्य के लिए भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। सी, इसलिए कि लोग कला में विशेष रुचि नहीं रखते हैं। और डी ऑप्शन है कि इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन जुटाना पड़ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन जुटाना पड़ रहा है। तो 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर कि इस गद्यांश में लेखिका पाठकों को क्या बताना चाहती है। ए, कल्पना जगत और वास्तविक जगत का भेद। बी, रविन्द्रनाथ टैगोर का संक्षिप्त परिचय। भारतवर्ष के लिए शांति निकेतन का अवदान। डी, टैगोर जैसे कलाकार की वृद्धावस्था में साधनहीनता पर दुख। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो संक्षिप्त परिचय बताना चाह रही है लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर गद्यांश का केंद्रीय भाव निम्नलिखित में से किस कथन में है। ए, धन के बिना किसी संस्था का संचालन नहीं हो सकता। बी, बड़े लोगों को किसी संस्था के लिए धन एकत्र करने में कठिनाई नहीं होती। सी, महान लोगों को भी सत्कार्य हेतु धन एकत्र करने के लिए भीख मांगना पड़ जाता है। डी, भारत जैसे विशाल देश में भी शिल्प कार्यों के लिए धन की कमी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि महान लोगों को भी सत्कार्य हेतु धन एकत्र करने के लिए भीख मांगना पड़ जाता है। यह आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 इस गद्यांश के लिए कौन सा कथन जो है उपयुक्त होगा गद्यांश के आधार पर। ए, धृतराष्ट्र को भ्रम हो गया था। बी, कल्पना निर्मित शरीर असत्य है और पार्थिव शरीर सत्य है। सी, कविंद्र रविंद्र के दर्शन से लेखिका का भ्रम मिट गया। डी, कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है कि जो कल्पना है वो वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है। 15 का डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सोना, धतूरा इत्यादि के विभिन्न अर्थ हैं किसके। ए, स्त्री के। बी, लड़का के। सी, ग्रीष्म। डी, कनक। तो सोना और धतूरा ये सब जो विभिन्न अर्थ हैं ये कनक के हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, इनको मैचिंग में लगाना है, देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए। नंबर 1, आज हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान प्राप्त है। या न जाने कितनी समितियां और अकादमियां सक्रिय हैं। रा, समस्त विश्व के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग खुल चुके हैं। ला,
हिंदी भाषा और साहित्य को समस्त विश्व में प्रतिष्ठित करने वाले प्रशासनिक माध्यम कार्यरत हैं। उच्च स्तरीय हिंदी अध्यापन की व्यवस्था के साथ ही शोध संस्थान भी गतिशील हैं। विकल्प देख लेते हैं। फिर भी हिंदी को वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं है। ला व रा या वा रा ला या र या ला वा या ला या रा वा। तो आइए पहले मिला लेते हैं कि क्या होगा इसका। आज हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान प्राप्त है। नंबर 1, उच्च स्तरीय हिंदी अध्यापन की व्यवस्था के साथ ही शोध संस्थान भी गतिशील हैं। समस्त विश्व के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग खुल चुके हैं। हिंदी भाषा और साहित्य को समस्त विश्व में प्रतिष्ठित करने वाले प्रशासनिक माध्यम कार्यरत हैं। न जाने कितनी समितियां और अकादमियां भी सक्रिय हैं। और लास्ट में जो दिया था वो जोड़ देंगे कि फिर भी हिंदी को वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बना व र ला या, यानी वी ऑप्शन है। 17 का वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहा जाएगा? ए अकर्मक, बी एक कर्मक, सी सकर्मक, डी द्विकर्मक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा उसे क्या कहा जाता है? उसे सकर्मक कहा जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए पराजय, बी प्रभाव, सी अपवाद, डी ओढ़ना। क्या पूछा है? उपसर्ग नहीं। उपसर्ग यानी ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़े हुए हों और उसका अर्थ बदल दें। तो देखते हैं, ए पराजय, बी प्रभाव, सी अपवाद, डी ओढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है। इसमें कोई भी आपका उपसर्ग नहीं है। पराजय में देखिए परा जुड़ा हुआ है, अप जुड़ा हुआ है, इसमें प्रा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? ए भैरव प्रसाद गुप्त, बी यशपाल, सी प्रेमचंद और डी श्रीपत राय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सभापति बने थे वो प्रेमचंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस विद्वान की आलोचना का प्रस्थान बिंदु तो भाव और अनुभूति है पर उनकी परिणति होती है बोध में? ए एस.टी. कोलरिज, बी मैथ्यू आर्नल्ड, सी टी.एस. इलियट, डी बेनेडिक्ट क्रोचे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, एस.टी. कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अवहट्ट की समय सीमा क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। वाक्य में स्रोत का शुद्ध रूप कौन सा है? ए स्रोत, बी इस टाइप से स्रोत और सी श्रुत, डी श्रुत। कौन सा सही है इसमें? तो दोस्तों स्रोत इस टाइप से बिल्कुल करेक्ट बरतनी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तिरस्कार सूचक अव्यय है। ए अरे, बी आह, सी उफ, डी छी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो छी होगा दोस्तों, छी तिरस्कार रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध शब्द कौन सा है? ए लंगड़, बी कोंकड़, सी बुझक्कड़, डी भुक्खड़। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो अशुद्ध शब्द है वो भुक्खड़ है। भुक्खड़, यहाँ पे आधा का होना चाहिए तो भुक्खड़ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूं कि आप लोगों को मैं हिंदी के लगभग 50 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।